हेल्थ डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट और स्काउट गाइड की कंट्रीब्यूशन से आज सबके सहयोग से आज हम इस कार्यशाला का सफल आयोजन कर पाए हैं। तो फिर से सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप सभी लोग यहाँ डीएलएसए के सभागार में हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वैसे सभी लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे, पर अगर कोई जानकारी नहीं रखते हो तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी तरह से इन्हीं के साथ में हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी विधिक सेवा प्राधिकरणों का संचालन कर रहे हैं। जिला लेवल पर हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वे ही इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर फुल टाइम अभी सिर्फ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य ही देख रही हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है लोगों को, पीड़ित वर्गों को या कमजोर वर्ग या असहाय लोग, चाहे वे इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली बैकग्राउंड हो या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो, उन सभी को फ्री लीगल एड देना। फ्री लीगल एड में आता है उनको कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी कार्रवाई में उनकी पैरवी करने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराना, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। दूसरा इसका काम है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे फिर वह डीएलएसए के कार्यकलापों की हो या हमारे माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में हो या सरकार द्वारा जो लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में सभी लोगों को, नागरिकों को जागरूकता फैलानी और उनको जागरूक करना इस बात के लिए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी वे अपने जो उचित उनके अधिकार हैं और जो लाभ उन्हें मिल रहे हैं उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ डीएलएसए लोक अदालतों का आयोजन करता है, प्रतिकर दिलाने की कार्रवाई करता है। तो इस तरह से काफी सारे कार्यक्रम हैं जो कि डीएलएसए के माध्यम से अभी करवाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि इस डीएलएसए के माध्यम से हर वो व्यक्ति जो कि पिछड़े वर्ग में आता है, उसमें एक हमारे जो अधिनियम है उसमें एक सूची दे रखी है जिसके अनुसार पात्र व्यक्ति जो हैं उनका संक्षिप्त विवरण है। जैसे महिलाएं हैं या कोई भी व्यक्ति जेल में है या कोई बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जो SC/ST वर्ग का है या ऐसा व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम की है या कोई आपदा पीड़ित है, ये सभी लोग फ्री लीगल एड के लिए पात्र व्यक्ति हैं। अब इसमें क्योंकि आज हमारे श्रोता जो हैं वे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे लिए क्या है। इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि इस लिस्ट में व्यक्त रूप से आपका नाम नहीं है कि वे सीनियर सिटीजन भी फ्री लीगल एड के लिए पात्र हो, परंतु कोई भी महिला है तो वो किसी भी उम्र की महिला है वह फ्री लीगल एड के लिए पात्र है। कोई भी SC/ST वर्ग का व्यक्ति है वो भी उसके लिए पात्र है। कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक की है तो वह भी उसमें पात्र है। तो इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। तो ऐसे कैटेगरी में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वे सब भी फ्री लीगल एड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो लोग इसमें नहीं आते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ पर फ्री लीगल एडवाइस और असिस्टेंस दी जाती है। मतलब कानूनी परामर्श आपको हमारे यहाँ से फ्री में दिया जाता है। नॉर्मली आप लोग तो वाकिफ होंगे, आप लोगों को बहुत अनुभव है इतने वर्षों का कि कानूनी परामर्श भी अमूमन आपको फ्री नहीं मिलता है। इस विभाग से वह फ्री उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स का पैनल है जो आपको सिर्फ राय ही नहीं देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं और आपकी सहायता भी करते हैं। हमारे यहाँ पे पैरालीगल वॉलंटियर्स का पैनल है जो कि आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ संबंधित विभागों में जाकर के कार्रवाई करने में सहायता करते हैं। इसी माध्यम से मैं आज इसी मंच से, क्योंकि हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं, तो आपको
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहूंगी। ये जो अधिनियम बनाया गया है सीनियर सिटीजन के लिए, वैसे सभी जानते हैं, पर इसके अंदर कार्रवाई कैसे करनी है वह मैं आपको ब्रीफ में समय की बाध्यता को देखते हुए बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी मैं। ये जो विधि है ये धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो वह इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये संपूर्ण भारत में लागू है। इनफैक्ट अगर आप बाहर रहते हैं पर आप भारत के नागरिक हैं तो भी आप पर ये अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम की एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि चाहे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो या और कोई भी अपना संपत्ति अंतरण अधिनियम हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, किसी भी एक्ट में कोई भी बात दी गई हो, उन सबसे ऊपर यह अधिनियम माना जाएगा। मतलब इस अधिनियम का, सीनियर सिटीजन एक्ट का अभिभावी प्रभाव रहेगा, ये एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो और किसी अधिनियम में कोई ऐसी बात आ रखी है जो कि इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यही अधिनियम लागू होगा। अब इसमें जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, माता पिता हैं, जिनको उनके बच्चे या ऐसा कोई व्यक्ति जो उनकी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है या कर चुका है, वे सभी लोग इसमें उनका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी ठहराए गए हैं। सपोज आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक के परिवार में 4 बच्चे हैं और चारों ने बराबर बराबर संपत्ति उनकी प्राप्त की है, तो चारों उसी अनुपात में उनका मेंटेनेंस करने के लिए लायबल है। अगर कोई व्यक्ति जो कि अभी तक आपने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया है अपनी संपत्ति को लेकर के, पर वो करने वाला, मतलब वो फ्यूचर में भी वो प्राप्त कर सकता है, तो भी उससे आप भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान में जो संबंधित तहसील उपखंड अधिकारी है उसको अधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रकार की किसी वरिष्ठ जन की कोई शिकायत हो तो वो एसडीएम के सामने इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या आपका कोई संस्था है जो इस क्षेत्र में कार्य करती है उसके माध्यम से भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आते हैं तो हमारे माध्यम से भी हम आपकी एप्लीकेशन लगवा सकते हैं। इसके लिए एसडीएम के सामने सिंपल एक एप्लीकेशन लगती है जिसकी प्रक्रिया भी बहुत ही सिंपल है। सामने पक्षकार को नोटिस जारी किया जाता है, जो भी उत्तराधिकार हो सकते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है, एक संक्षिप्त सुनवाई होती है और महीने का अधिकतम 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस का ऑर्डर एसडीएम कोर्ट कर सकती है। ये अपर लिमिट है। एसडीएम कोर्ट को 90 दिन में उस एप्लीकेशन का निस्तारण करना होता है, ये कानून में बाध्यता दी गई है। तो अमूमन 90 दिन में ये ऑर्डर्स हो जाते हैं। और अगर जो एसडीएम कोर्ट ने जो आदेश किया उसकी अगर वो व्यक्ति पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ वसूली वारंट जारी होता है और वसूली की कार्रवाई वैसे ही होती है जैसे सीआरपीसी में दे रखी है। संपत्ति अटैच की जा सकती है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को जो आदेश की पालना नहीं करता है उसे 1 माह तक की सजा भी हो सकती है। या तो वो भुगतान करे, नहीं तो उसे उस एक लोक के लिए उसको 1 माह की सजा दी जा सकती है। अभी आवेदन आप कहाँ करें? जहां वरिष्ठ नागरिक निवास करते हैं या फिर जहां से जिस व्यक्ति से वो क्लेम करना चाहते हैं वो निवास करते हैं, तो दोनों में से किसी भी स्थान पर वहां के जिला उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस कानून में ही दे रखा है कि इसमें पक्षकार खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी पैरवी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समाज कल्याण अधिकारी के समक्ष भी जाकर के उसकी सहायता ले सकते हैं। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर भी सहायता ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में यहाँ पे मदद की जाती है और वहाँ पर उपस्थिति आपको स्वयं द्वारा ही देनी होती है।
इस अधिनियम में उचित चिकित्सा सुविधा के लिए भी आदेश दिया जा सकता है, फिर चाहे वह राजकीय हो या निजी अस्पताल हो। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इस अधिनियम की धारा 23 ये कहती है कि अगर आपने अपनी संपत्ति का कोई विल कर दिया या कोई गिफ्ट डीड कर दिया, आपने किसी प्रकार से अंतरण कर दिया है और जो आपकी संपत्ति थी, जो व्यक्ति आपको भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है, उसने उस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया है, तो भी उसको अधिकरण शून्य करार दे सकता है और आपको भरण पोषण उस संपत्ति से देने के लिए बाधित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को बाधित किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेच दी गई है और बेचने वाले को ये सूचना थी कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी उससे इनका भरण पोषण होना था, तो वो जो थर्ड पार्टी पक्षकार है, अगर उसकी जानकारी में ये बात थी तो उसको भी कोर्ट बाध्य कर सकता है कि आप उनका भरण पोषण करें। तो कुल मिला के जो इसकी जो पूरा सार है कि ये जो अधिनियम है, इसकी आपको और हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इसको फोर्स में ला सकें। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि किसी को इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, परिवार में सभी के साथ में खूब प्रेम, सम्मान और स्नेह से सभी लोग रहें, पर अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो आपकी जानकारी में रहेगा और आप उनको भी इसकी जानकारी दे सकेंगे। कोर्ट का क्षेत्राधिकार बाधित है, आप किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, पर इसके लिए अलग से अधिकरण का क्षेत्राधिकार दिया गया है। बाकी हम लोग इस एलएसए के माध्यम से जितने भी हमारे ओल्ड एज होम्स हैं उनका भी इंस्पेक्शन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे ये देखा जाता है कि सभी वरिष्ठ जनों को उनके द्वारा जो उनके अधिकार है और जो उनको लाभ मिलने चाहिए वो दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ आज पधारे, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम में पधार के जो आशीर्वाद हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और सभी हमारे जो गेस्ट हैं जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके बिल बना दिया, जो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके बिल बना दी, सपोज तौर पर 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उसके 5 में जितना भी देना था उनका बिल बना के दे दिया। रजिस्टर्ड बनाने के बाद इट इज फाइनल रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके जो अपने बिल बनाई है विच गवाह का है, दैट इज फाइनल। बिल्कुल फाइनल, नोबडी कैन चैलेंज। नहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए बिल तो अनरजिस्टर्ड भी मान्य है, बट रजिस्टर्ड बिल की जो ऑथेंटिसिटी है, जो लीगल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि जो भी आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि ये व्यक्ति था या नहीं। जी रेंट पे दे रहे हैं। हाँ, तो रेंट का तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो नियम है वो तो है ही है, पर जो आप 11 महीने वाला कह रहे हैं मार्केट में तो वो चलता है, ठीक है ना। सॉरी, देखिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, उस पर क्वेश्चन नहीं रहता है। जो अनरजिस्टर्ड है उसमें फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, अगला डिनाई कर देता है कि एग्जीक्यूशन